16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। लेकिन बांग्लादेश में आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वही साल 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान याहिया खान की पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों के साथ किया था। तो क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार आज हिंदुओं के साथ वही कर रही है जो याहिया खान ने 1971 में किया था? 5 जने के इस खास पेशकश में आप यही जानेंगे कि आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस याहिया खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसके लिए थोड़ा इतिहास में झांकना होगा और अतीत की कुछ कहानियों को जानना और समझना होगा। कहानी नंबर 1। तारा बनर्जी के पिता एक हिंदू डॉक्टर थे जो मार्च 1971 तक निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। 27 मार्च 1971 की शाम एक जीप उनके घर आई। उसमें शहर की नागरिक समिति के अध्यक्ष के साथ कुछ लोग भी सवार थे। तारा उन्हें अच्छी तरह जानती थी और उन्हें चाचा कहती थी। वो उसे खींच कर ले जाने लगे और तारा चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने तारा की एक ना सुनी और उसे जबरन अगवा कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कई पाकिस्तानी सैनिकों ने 8 महीने तक उसके साथ बार बार बलात्कार किया। दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने तारा को रिहा करा लिया। महिलाओं के पुनर्वास केंद्र में उससे मिलने उसके पिता और भाई आए। तारा ने सोचा कि अब वो घर जा पाएगी, लेकिन उसके अपने परिजनों ने ही उसे ठुकरा दिया। ऐसी ही कहानी मेहरजान की। मेहरजान एक दर्जी की बेटी थी जो ढाका के एक छोटे से उपनगर में रहती थी। मार्च 1971 में एक दिन पाकिस्तानी सेना की जीप उसके घर के बाहर रुकी। सेना के कुछ बंगाली लोग भी थे। उन्होंने कहा कि साहब, ये मेहरजान का घर है, वो बहुत खूबसूरत है। उस समय उसके पिता और बड़ा भाई घर में नहीं थे। उसकी माँ उसे बेडरूम के अंदर ले गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने दरवाजे को तोड़ दिया और मेहरजान की माँ और छोटे भाई को गोली मार दी। वो जबरन उसे अगवा कर ले गए। सेना के शिविर में उसके साथ हर रात 3 से 4 सैनिक सामूहिक बलात्कार करते थे। 8 महीने तक उसने पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता को सहा। शिविर का इंचार्ज एक बूढ़ा पठान हवलदार लायक खान था। वो मेहरजान के प्रति काफी सहानुभूति रखता था। एक दिन वो बड़ा उदास था। जब मेहरजान ने उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि पाकिस्तान युद्ध हार गया है। भारतीय सेना ने मेहरजान और कई और बंधकों को रिहा करा लिया और उन्हें उनके घर भेजने का फैसला किया। लेकिन मेहरजान के पिता ने ही मेहरजान को घर ले जाने से इनकार कर दिया। वहां उसने देखा कि बाकी पीड़िताओं के परिवारजन भी उन्हें घर नहीं ले जा रहे थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरपी सिंह 1971 में भारतीय सेना के एक युवा कैप्टन थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के पहले दिन यानी 26 मार्च 1971 से लेकर युद्ध के आखिरी दिन 16 दिसंबर 1971 तक वो खुद किसी न किसी भूमिका में इस लड़ाई में सक्रिय रहे। उन्होंने अपनी किताब 1971 के बांग्लादेश नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की भूमिका में तारा और मेहरजान समेत कई लड़कियों की कहानी दर्ज की है। लेकिन ये सिर्फ 2 लड़कियों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की कहानियां हैं जो सिर्फ एक उदाहरण है जिनके साथ पाकिस्तानी सेना ने ऐसा सुलूक किया था जहां बर्बरता जैसा शब्द भी बहुत छोटा लगता है। 267 दिन, 30 लाख लोगों की मौत, 1 करोड़ शरणार्थी, 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और उनसे जन्मे 2.5 लाख से अधिक बच्चे जिन्हें कभी उनके अपने माँ बाप नसीब नहीं हुए। जी हाँ, ये कहानी है भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के गठन की। यूं तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध 3 दिसंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर को समाप्त हो गया था। लेकिन इस युद्ध की भूमिका और पाकिस्तान के दमन की कहानी आज के बांग्लादेश और तब के पूर्वी बंगाल में काफी पहले ही शुरू हो गई थी। साल 1970 में पाकिस्तान पर सैन्य तानाशाह जनरल याहिया खान का शासन चल रहा था। उन्होंने इससे पहले के सैन्य तानाशाह अयूब खान का तख्ता पलटकर कुर्सी हासिल की थी। साल 1970 में याहिया खान ने पाकिस्तान में चुनाव का फैसला किया। तब पाकिस्तान की संसद में 300 सीटें हुआ करती थीं, जिसमें 162 पूर्वी पाकिस्तान में और 138 पश्चिमी पाकिस्तान में थीं। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के हकों के लिए संघर्ष कर रहे शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान से 162 में से 100 सीट जीतें मिली, यानी पाकिस्तान की संसद में उन्हें बहुमत मिला था। अब पाकिस्तान की सत्ता उनकी पार्टी चलाने वाली थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। चुनाव के फैसलों के बाद याहिया खान ने यह घोषणा की कि पूर्वी पाकिस्तान के विकास की मांगों के लिए 3 मार्च 1971 को नेशनल असेंबली की बैठक ढाका में होगी।
लेकिन 1 मार्च 1971 को इस बैठक को रद्द कर दिया गया। इस ऐलान के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में अशांति फैल गई और सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। इन प्रदर्शनों से निपटने का जिम्मा याहिया खान ने जनरल टिक्का खान को दिया। वही टिक्का खान जिसे बाद में नाम मिला बुचर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का कसाई। टिक्का खान पर 25 जून 1971 को द हांगकांग स्टैंडर्ड ने अपने संपादकीय में लिखा, सैकड़ों वर्षों तक चंगेज खान इतिहास में क्रूरता और कसाईपन के लिए कुख्यात था। 20वीं सदी में ऐसा लगता है जैसे एक पाकिस्तानी महान हत्यारा अपने क्रूर पूर्वजों को पीछे छोड़ने पर आमादा है। पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान उन बर्बर पंजाबी और पठान जवानों की कमान संभाल रहा है जो भयावह खून खराबे में पागल और जंगली हो गए हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आजादी तो मिल गई, लेकिन उन महिलाओं की जिंदगी कभी नहीं सुधरी जिनके साथ पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। महिलाओं के साथ बलात्कार पाकिस्तानी सेना की सोची समझी रणनीति थी। इसका पता 22 मार्च 2002 को डॉन अखबार में छपे एक लेख में याहिया खान के बयान से चलता है। ऑपरेशन सर्चलाइट के लॉन्च से पहले दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के जेस्सोर में कुछ पत्रकारों को संबोधित करते हुए याहिया खान ने हवाई अड्डे के किनारे खड़े बंगालियों के एक समूह की ओर इशारा किया और कहा, पहले इनको मुसलमान करो। पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठतम अधिकारियों में यह अवधारणा थी कि बंगाली लोग पाकिस्तान के देशभक्त नहीं हैं और वो भारतीय हिंदुओं के ज्यादा करीब हैं। वो बंगालियों को सिर्फ कमजोर और लाचार ही नहीं बल्कि हिंदुआनी यानी हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप को मानने वाला समझते थे। उनका मानना था कि बंगालियों के इस हिंदूपन को शुद्ध करना होगा। आरजे रुमेल अपनी किताब डेथ बाय गवर्नमेंट, जेनोसाइड एंड मास मर्डर में लिखते हैं कि पाकिस्तानी सेना की नजर में बंगाली मुसलमान अमानवीय और हिंदू गिरे हुए और कीड़े मकोड़े जैसे लोग थे जिन्हें वो नष्ट कर देना चाहते थे। ये बिल्कुल नाजियों का यहूदियों के प्रति व्यवहार जैसा था। सेना का मानना था कि बंगाली लोग हीन हैं और उनके वंश को सुधारने के लिए जबरन महिलाओं को गर्भवती करना चाहिए। बंगाली महिलाओं के साथ किए गए बलात्कार इतने सुनियोजित और व्यापक थे जिसे देखकर कोई भी समझ जाता कि ये सेना की नीति में शामिल था। पश्चिमी पाकिस्तान ने एक नई नस्ल पैदा करने और बंगाली राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ऐसी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया था। जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया तो उसके एक सैनिक ने कहा, हम तो जा रहे हैं लेकिन अपने वंश यही छोड़कर जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार का उद्देश्य बांग्लादेशियों को अपमानित करना था। इसीलिए कई विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों के सामने और अविवाहित पीड़िताओं के साथ उनके परिवारों के सामने बलात्कार किए गए। मुस्लिम लीग, निजामे इस्लाम, जमाते इस्लाम और जमीयत उल पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के हिमायती कट्टरपंथी दलों ने इन जघन्य अपराधों में पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 3 से 16 दिसंबर के बीच ऐसी अनेक पीड़िताओं को भारतीय सेना ने रिहा कराया था। 1972 में बांग्लादेश सरकार ने बलात्कार पीड़िताओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, लेकिन असंवेदनहीनता दिखाते हुए ये घोषणा भी कर दी कि किसी भी बच्चे को जिसमें पाकिस्तानी खून है उसे बांग्लादेश में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगस्त 1971 में अमेरिकी सांसद एडवर्ड कैनेडी ने पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया, जहां वो पीड़ितों की दर्दनाक आपबीती सुनकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े थे। हालांकि तब के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इस नरसंहार पर अपनी चुप्पी साधे रखी और युद्ध के दौरान पाकिस्तान को सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद भी प्रदान की थी। 16 दिसंबर 1971 के दिन 93,500 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। 29 मार्च 1972 को बांग्लादेश सरकार ने जनरल नियाजी और राव फरमान अली खान समेत 1100 पाकिस्तानी सेना के बंदियों पर कार्रवाई की घोषणा की। 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन युद्ध अपराधियों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था जिन पर बांग्लादेश सरकार मुकदमा चलाना चाहती थी। इसके उलट पाकिस्तान ने 4 लाख बांग्लादेशियों पर उनके देश जाने पर पाबंदी लगा दी और बांग्लादेशी सैनिकों को बंदी शिविरों यानी कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। किसी के पास भी पाकिस्तानी युद्ध अपराधियों को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं था।
क्योंकि उन्होंने मानवता को तार-तार किया था। इसीलिए हर इंसान का यह दायित्व बनता था कि वो जिंदा बचे इन अपराधियों पर सजा दिलवाने के लिए अपनी आवाज उठाए। विश्व समुदाय को चाहिए था कि पाकिस्तान को 1971 के ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान किए गए उसके अपराधों के लिए बिना शर्त माफी मांगने और हर्जाना अदा करने के लिए विवश करे और 1971 के नरसंहार और बलात्कार के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करें, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।